गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अध्ययन करेंगे हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। द प्रिंसिपल ऑफ टिश्यू कल्चर वर इन्वॉल्व 1838 to 1839 in cell theory advanced by Sladen and Schwann। जो भी प्लांट टिश्यू कल्चर के प्रिंसिपल हैं वो आपके सेल थ्योरी दी गई थी स्लाइडन एंड स्वान, उसके बाद में है वो सारे प्रिंसिपल दिए गए हैं प्लांट टिश्यू कल्चर के। इन 1902 हेबरलैंड प्रपोज कॉन्सेप्ट ऑफ इन विट्रो सेल कल्चर। सबसे पहले हैं वो हेबरलैंड नाम के साइंटिस्ट ने हैं वो इन विट्रो सेल कल्चर के बारे में बताया 1902 में। उसके बाद में हेनिंग ने हैं वो क्रूसिफेरी फैमिली के बहुत सी स्पीसीज से हैं वो एम्ब्रियो कल्चर किया 1904 में। और उसके बाद में 1922 में कोल्ते एंड रोबिन्स ने रूट और स्टेम टिप है उसका टिश्यू कल्चर किया। 1926 में वेंट नाम के साइंटिस्ट ने फर्स्ट प्लांट ग्रोथ हार्मोन है जो कि इंडोल एसिटिक एसिड है उसको डिस्कवर किया। उसके बाद में 1934 में वाहिट नाम के साइंटिस्ट ने हैं वो विटामिन बी का रोल बताया कि यह एज ए ग्रोथ सप्लीमेंट काम करता है टिश्यू कल्चर मीडिया में। किसके टिश्यू कल्चर मीडिया में? टोमेटो रूट टिप के कल्चर मीडिया में। 1939 में ग्वाथरहीट वाहिट एंड नोबेट कोट ने हैं वो सब कैलस कल्चर किया। 1941 में ओरबेक ने हैं वो कोकोनट मिल्क एक्सट्रैक्ट करके उसका रोल है वो डटूरा इनॉक्सिया में सेल डिवीजन में है उसको देखा कि भाई जो कोकोनट मिल्क है उसका सेल डिवीजन में क्या रोल है। 1946 में बाल नाम के साइंटिस्ट ने हैं वो ल्यूपिन नामक प्लांट हैं उसकी सूट टिप कल्चर करके एक होल प्लांट बनाया। 1954 में मुर ने हैं वो केलस हैं उससे छोटे छोटे सिंगल सेल्स ब्रेक करके टिश्यू ब्रेक करके सिंगल सेल्स बनाई और उनका फिर बाद में होल प्लांट रीजनरेट किया। 1957 में स्कूग और मिलर ने हैं वो ऑक्सिन और साइटोकाइनिन हार्मोन का प्लांट टिश्यू कल्चर में रूट और सूट डेवलपमेंट में क्या रोल प्ले है उनका, किस हिसाब से क्या कंसंट्रेशन होगी उनका क्या रेशियो होगा तो किसका डेवलपमेंट होगा। ऑक्सिन साइटोकाइनिन का रेशियो ज़्यादा होगा तो क्या होगा, अगर ऑक्सिन साइटोकाइनिन का रेशियो कम है तो क्या होगा, और ऑक्सिन साइटोकाइनिन का रेशियो इक्वल है तो किसका डेवलपमेंट होगा, इसके बारे में बताया स्कूग एंड मिलर ने। 1959 में रीनर्ट और स्टीवर्ट नाम के साइंटिस्ट ने हैं वो गाजर से हैं वो सोमेटिक एम्ब्रियो हैं वो रीजनरेट किए उनके सेल सस्पेंशन कल्चर और केलस कल्चर के द्वारा रीनर्ट और स्टीवर्ट नाम के साइंटिस्ट ने। 1960 में कोकिंग नाम के साइंटिस्ट ने हैं वो सर्वप्रथम प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट किया एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन द्वारा। उसके बाद में 1960 में ही बर्जमान ने सिंगल सेल कल्चर के लिए हैं वो बर्जमान प्लेटिंग टेक्निक विकसित की जिसमें सस्पेंशन कल्चर द्वारा यह सिंगल सेल सस्पेंशन कल्चर के द्वारा होल प्लांट बनाया गया। 1962 में मोरासीज एंड स्कूग नामक साइंटिस्ट ने जो प्लांट टिश्यू कल्चर में मोस्ट कॉमनली यूज्ड काम में लिया जाता है जिसको एमएस मीडियम के नाम से भी जाना जाता है उसकी खोज की। 1962 में ही कांता और माहेश्वरी नाम के जो साइंटिस्ट ने उन्होंने टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन टेक्निक है वो डेवलप की। और 1966 में स्टीवार्ड ने टोटियोपोटेंसी के द्वारा जो कैरेट प्लांट हैं उसकी सिंगल सेल के द्वारा होल प्लांट हैं
उसको रीजनरेट किया। तो ये था हिस्ट्री और प्लांट टिश्यू कल्चर की। सबसे पहले हेबरलैंड ने है वो टोटियोपोटेंसी के बारे में बताया या प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में बताया, और धीरे धीरे उसके बाद में डिफरेंट एंथर कल्चर, एम्ब्रियो कल्चर, सूट टिप कल्चर और एमएस मीडियम डेवलपमेंट, बर्जमान सेल प्लेटिंग, प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन और उसकी डिफरेंट टिश्यू कल्चर्स की खोज हुई। अब टिश्यू कल्चर में क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, बेसिक रिक्वायरमेंट। जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो सबसे पहले प्लांट मटेरियल। प्लांट मटेरियल के रूप में जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी प्लांट है उसको उसकी सूट ले ली, टिप ले ली, रूट, बड, ये सब उसको क्या कहते हैं, एक्स प्लांट। प्लांट टिश्यू कल्चर की लैंग्वेज में उसको एक्स प्लांट बोलते हैं, जो कि टिश्यू कल्चर के लिए सेलेक्ट किया जाता है। वो हो आपका प्लांट मटेरियल या एक्सप्लांट कहलाता है। नेक्स्ट, इक्विपमेंट्स एंड ग्लासवेयर्स। इक्विपमेंट्स में जैसे आपके लेमिनार एयर फ्लो हैं, ऑटोक्लेव हैं, ओवन हैं, और भी आपका हॉट प्लेट हैं, पीएच मीटर हैं, वेइंग बैलेंस हैं, और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो, और ग्लास वेयर्स, पेट्री प्लेट, टेस्ट ट्यूब, कॉनिकल फ्लास्क, ये सभी रिक्वायरमेंट होती है। एसेप्टिक कंडीशंस, जो आप जहाँ पे वर्किंग एरिया है, जहाँ प्लांट टिश्यू कल्चर कर रहे हैं, वहाँ का एनवायरनमेंट क्या होना चाहिए, एसेप्टिक, निर्जमीकृत। वहाँ किसी प्रकार का कोई कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए, कोई बैक्टीरियल, वायरल और फंगल इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। वॉशिंग एंड स्टोरेज फैसिलिटी, जो आपकी लेब हैं उसमें प्रॉपर हैं, वाश होनी चाहिए। वाश करने के लिए जो टेप वाटर हैं या अदर फैसिलिटी हैं वो अवेलेबल होनी चाहिए। मीडिया प्रिपरेशन रूप अलग से हैं, जो मीडिया जो आप काम में लेते हो, जिसमें न्यूट्रिएंट मीडियम, ग्रोथ रेगुलेटर्स, कार्बन सोर्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट, जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए मीडिया प्रिपरेशन के लिए एक अलग से रूम होना चाहिए। स्टरलाइजेशन रूम, जिसमें कि आप अपने मीडिया वगैरह को कंटामिनेशन से फ्री रखना चाहते हो, उसके लिए एक स्टरलाइजेशन रूम होना चाहिए, जिसमें आपका लेमिनार एयर फ्लो हो और उसमें या आपका ऑटोक्लेव हो, ये सब उसमें होनी चाहिए स्टरलाइजेशन रूम में। न्यूट्रिएंट मीडियम, न्यूट्रिएंट मीडियम क्योंकि किसी भी प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट होती है न्यूट्रिएंट मीडियम, क्योंकि अपन जिस भी टिश्यू कल्चर को, चाहे रूट हो, सूट हो, टिप हो, लीफ हो, बड हो, सीड हो, एम्ब्रियो हो, कोई भी हो, उन सब के लिए उनकी ग्रोथ के लिए किसकी आवश्यकता होती है, न्यूट्रिएंट मीडियम की। तो न्यूट्रिएंट मीडियम भी एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। ट्रांसफ़र रूम, जिसमें अपन जो अपना एक्सप्लांट ले रहे हैं उसको पेट्री प्लेट पे ट्रांसफ़र करेंगे स्टरलाइज करके, तो उसके लिए भी अलग से एक ट्रांसफ़र रूम होना चाहिए। कल्चर रूम और इंक्यूबेटर्स, जब अपन ट्रांसफ़र कर दिया उसके बाद में जो मीडिया है, सॉरी अपना एक्सप्लांट है, उसको इन विट्रो ग्रो करने के लिए एक कल्चर रूम और इंक्यूबेटर्स, जहाँ पे प्रॉपर ऑप्टिमम कंडीशंस में आपका पीएच है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, O2 CO2 की कंसनट्रेशन है, वो होनी चाहिए। प्रॉपर एंड ऑप्टिमम एरिएशन, जहाँ भी आपका कल्चर रूम हो, आपकी लेब हो, वहाँ का एनवायरनमेंट एरिएशन होना चाहिए, उसमें प्रॉपर एरिएशन, ऐसे नहीं कि वहाँ एरिएशन है ही नहीं। वेल इक्विप्ड ऑब्जर्वेशन और रिकॉर्डिंग एरिया होना चाहिए। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट होती है प्लांट टिश्यू कल्चर लेब की। नाउ द प्लांट मटेरियल शुड बी डिजीज फ्री एंड शुड नॉट बी ओल्ड। जो आपका प्लांट मटेरियल है वो डिजीज फ्री होना चाहिए, किसी प्रकार का उन पे इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए और ज़्यादा पुराना भी नहीं होना चाहिए। ऑल्सो द पर्टिकुलर स्पीसीज वेराइटी जीनोटाइप विच आर यूज शुड बी राइट वन। Generally, in vitro germinated seedlings are frequently chosen as seed is often also much more readily sterilized than softer plant tissues. When plants are healthy and at the desired stage for use, it is often the case that only specific part of these plants will give the best explant. For example, a particular internode, the youngest fully expanded leaf, are the best source for the plant material. Equipments and glassware, incubating chamber or laminar airflow cabinet with UV light fitting for aseptic transfer, incubator with
Temperature control. Generally, temperature recommended for most tissue culture shootage is 36 degrees Celsius. Autoclave for the sterilization of glassware media etc. Refrigerator and freezers for storage of reagent tissue, जो कि अभी मैंने आपको बताया था. हॉट एयर ओवन. कई बार क्या होता है कि कुछ ग्लासवेयर्स और प्लास्टिक वेयर्स होते हैं, वो अपन ड्राई हीट मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन जो कि ऑटोक्लेव में करते हैं, तो वो कई बार क्या होते हैं कि हाई टेम्परेचर और प्रेशर के कारण क्या हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं, इसलिए उनको ड्राई हीट स्टरलाइजेशन किया जाता है. Microscope, simple and specific microscope with a provision to take camera required. The stage of this microscope should be large enough to accommodate large roller bottles in specific cases. माइक्रोस्कोप की भी अपने को कई बार रिक्वायरमेंट होती है किसी टिश्यू और उसकी सिंगल सेल कल्चर के अंदर स्टडी करने के लिए. पीएच मीटर, मीडिया का पीएच एडजस्ट करने के लिए पीएच मीटर की. A sprit burner or gas micro burner for flame sterilization is also required. Washing up equipments, washing facilities for glassware, pipette in deep soaking baths or washing sinks of stainless steel or polypropylene are suitable for manual washing and rinsing of almost all type of glassware except pipettes. Water purify. Pure water is required at most of the plant tissue culture. So a water purifier equipment is also required. Centrifuge. To increase the concentration of cells suspension culture, centrifuge is also required. Shakers. जो आपका इंक्यूबेटर सेकर होता है या सेकिंग इंक्यूबेटर होता है, वो आपके सेल सस्पेंशन कल्चर में जो उनको सेल की ग्रोथ को प्रॉपर एजिटेट करने के लिए आपको रिक्वायर्ड होती है. बैलेंस, न्यूट्रिएंट मीडिया वगैरह उनकी मेजर करने के लिए, वेट करने के लिए आपको बैलेंस की रिक्वायर्ड होती है, वेइंग बैलेंस. सेल्स बिल्ड फ्रॉम रिजिड वायर मैश टू अलाउ मैक्सिमम एयर मूवमेंट एंड मिनिमम शेडिंग शुड बी यूज्ड इन कल्चर मूव. सेल हैं जो आपका कल्चर मीडिया में है, उसको प्रॉपर एजिटेट ऐसे हिलाने के लिए एक जो आपका उसमें प्रॉपर एरिएशन वगैरह प्रोवाइड करने के लिए सेल्स की आवश्यकता होती है. सीजर, स्केपल्स एंड फोर्सेप्स. जब भी आप एक्सप्लांट लेते हो तो उसको प्रॉपर कट करने के लिए आपको सीजर्स की, फोर्सेप की और स्केपल्स की रिक्वायर्ड होती है ट्रांसफर के दौरान भी. कल्चर वेसल्स की रिक्वायरमेंट होती है. ग्लासवेयर्स, मिजेलनियस, नॉन ऑब्जर्वेंट जैसे कॉटन प्लेट है, स्क्रू केप है, पॉली यूरिथेन फॉर्म है, इट इज आल्सो रिक्वायर्ड फॉर plant tissue culture. Now the aseptic conditions. The plant material, tissues, equipment, culture media in the room should be free from microorganisms, because if the microorganisms are present, then our aim not be successful, because they cause hum damage to the plants or tissues which we are going to culture. So aseptic condition is the most important thing. Using dry heat, wet heat, ultrafiltration and chemicals are used for the sterilization process. Surface sterilization of plants such as seed, fruit, stem, leaf etc. are done by the agents like 9 to 10% calcium hypochlorite for 5 to 30 minutes. जो भी आपका एक्सप्लांट ले रहे हो उसको अपन कैल्शियम हाइपोक्लोराइड से सरफेस स्टेरलाइज कर सकते हैं, या 2% सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से कर सकते हैं, और 10 to 12% हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 से कर सकते हैं, या ब्रोमीन वाटर से कर सकते हैं जो कि 1-2% कंसनट्रेशन में, या क्लोरीन अलोन क्लोरीन वाटर से भी अपन, या मर्क्यूरी क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट और एंटीबायोटिक से भी सरफेस स्टेरलाइजेशन कर सकते हैं. जो हार्ड टिश्यू होता है उसके सरफेस स्टेरलाइजेशन के लिए कभी कभी एब्सोल्यूट अल्कोहल भी काम में लेते हैं. ड्राई हीट मेथड इज यूज्ड फॉर स्टेरलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट्स इन हॉट एयर ओवन. स्टेरलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट विथ chromic acid, sulfuric acid mixture, hydrochloric acid, nitric acid, strong detergent solution, alcohol incubator और autoclave etc. are used for this purpose. जब भी आपको किसी इक्विपमेंट या ग्लासवेयर्स का स्टेरलाइजेशन हो तो कभी कभी अपन जो है
HCl है, नाइट्रिक एसिड है, स्ट्रॉन्ग डिटर्जेंट, इनका भी यूज कर सकते हैं। वेट हीट मेथड, जैसे कि मोस्ट हीट स्टरलाइजेशन भी कहते हैं, उसके लिए अपन ऑटोक्लेव को काम में लेते हैं, जिसमें अपन ग्लासवेयर और कल्चर मीडिया को स्टरलाइज करते हैं। और उसका आपको पता ही है कि उसमें क्या कंडीशंस होती है कि उसका टेम्परेचर है वो 121 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर है वो 15 LBS होना चाहिए 15 मिनट के लिए, तब आपका कंप्लीट स्टरलाइजेशन होगा। लिक्विड मीडिया के लिए अपन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करते हैं। एंटीबायोटिक्स के लिए अपन हैं वो फिल्टर स्टेरिलाइजेशन भी करते हैं। केमिकल्स लाइक एल्कोहल्स आर यूज फॉर स्टेरिलाइजेशन ऑफ वर्किंग एरिया एंड इंस्ट्रूमेंट, जहाँ अपन वर्किंग एरिया काम करते हैं वहाँ उनका केमिकल स्टेरिलाइजेशन करते हैं। स्टेरिलाइजेशन ऑफ एनवायरनमेंट इज डन बाय फ्यूमिगेशन मेथड। द इनोकुलेशन चैम्बर इज जनरली लेमिनार एयरफ्लो कैबिनेट इज वाइडली यूज्ड these days. Washing and storage facilities, fresh water supply and disposal of waste water facilities should be available. जो आपका लेब है या कल्चर रूम है, ट्रांसफर रूम है, वहाँ प्रॉपर वॉशिंग फैसिलिटी और स्टोरेज फैसिलिटी होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आपका वर्किंग टेबल, सिंक, वॉश बेसिन फॉर एपरेटस इक्विपमेंट्स, वॉशिंग शुड बी एसिड एंड एल्कलाई रेजिस्टेंट, ये सब फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए। मीडिया प्रिपरेशन रूम, it should be spacious to accommodate lab ware, culture vessels, equipment, chemicals. The preparation room should also be equipped with refrigerator, freezer for storage of media and stock solutions. Sterilizing या sterilization room. In the tissue culture lab, it is desirable to have separate sterilization room for the sterilization of culture media, glassware, metallic equipment like scissors, scalpels, etc. जनरली स्टरलाइजेशन इज डन इन ऑटोक्लेव और हॉट एयर ओवन। जो भी अपन प्लांट टिश्यू कल्चर पे काम करते हैं तो उसके लिए अलग से एक स्टरलाइजेशन रूम है वो होना चाहिए, और उसमें अपन जिसमें आपके कल्चर मीडिया हैं, ग्लासवेयर है, मेटल इक्विपमेंट्स, उन सब का स्टरलाइजेशन कर सके। न्यूट्रिएंट मीडियम, न्यूट्रिएंट मीडियम है उसका कंपोजिशन क्या क्या होता है, उसमें एक तो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, etc. और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लाइक बोरॉन, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम और जिंक आदि उसमें होते हैं। ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में जैसे आपके विटामिन्स हैं लाइक B1, B6, B3, B5, और एमिनो एसिड लाइक आर्जिनिन, एल आर्जिनिन, एल एस्पार्जिनिन, सिस्टीन, एल ग्लूटामिन, और कार्बन सोर्स के रूप में जैसे ग्लूकोज और माल्टोज, और ग्रोथ हार्मोन के लिए आपके ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड आदि, ये सभी किस में आते हैं? ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में। इसके अतिरिक्त अदर मीडिया समझते हैं लाइक प्रोटीन, हाइड्रोलेजेज हैं, ईस्ट एक्सट्रैक्ट हैं, बनाना फ्रूट एक्सट्रैक्ट हैं, कोकोनट मिल्क हैं, सोलिडिफाइंग एजेंट जैसे अगार अगार हैं, एल्जिनेट हैं, जिलेटिन are also required for the nutrient medium. pH of the medium should be in a range 5.26 to 6 before autoclaving the culture medium. जब भी अपन न्यूट्रिएंट मीडिया, कल्चर मीडिया काम में लेते हैं उसका pH एडजस्ट होना चाहिए, क्योंकि बिफोर ऑटोक्लेविंग और आफ्टर ऑटोक्लेविंग दोनों टाइम में pH है वो एडजस्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर pH प्रॉपर नहीं होगा तो आपका टिश्यू कल्चर है वो प्रॉपर नहीं होगा। ट्रांसफर रूम, इट इज़ प्रोवाइडेड विद द लेमिनार flow hood where most of the work of culture initiation and subsequent subculturing is performed. So transfer room is also an essential for the plant tissue culture. Culture room or incubators, cultures are incubated in incubators under specific conditions of temperature, humidity, air circulation and light. Incubation chamber or area should have both light and temperature control devices managed for 24 hours period. Generally, high output, cool, white fluorescent light is preferred for a photo peak period duration with a temperature range of 25 to plus minus 2 degree Celsius. The rooms are required to be maintained at a relative humidity up to 70 to 75% and uniform force air circulation.
Proper and optimum aeration should be also present. Adequate aeration is required for cell to grow. Tissues which are cultured on semi-solid media do not require any special method for aeration, but tissues which are grown in suspension culture required special devices for aeration. Aeration for submerged culture can be provided by the following method: placing the culture vessel with the liquid medium on a automatic secker. मैंने अभी बताया था कि जो सेकिंग आपका इंक्यूबेटर है वो प्रॉपर एरिएशन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। उसके अलावा द टू एंड्स ऑफ द फिल्टर पेपर आर डिप्ड इन ए मीडियम एंड द मिडल हॉरिजेंटल पोर्शन ऑन विच द टिश्यू इज प्लेस्ड रिमेन्स अबव द लेवल ऑफ मीडियम। दिस मेथड इज कॉल्ड एज फिल्टर पेपर ब्रिज मेथड is also an important method for the aeration. Passing sterilized area through media and by stirring the medium, the culture vessels are closed with non-absorbent cotton covered in a cheesecloth. This process allows proper aeration but prevents the entry of microorganisms. Well-equipped observation or recording area. At regular intervals, growth and maintenance of the tissue culture in the incubator should be recorded. All observations should be done in an aseptic environment. For microscopic examinations, separate dust-free space should be मार्क फॉर माइक्रोस्कोपिक वर्क। तो ये आपके टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी में सब फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए। अब बेसिक मेथडोलॉजी क्या है प्लांट टिश्यू कल्चर की। सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ ए सूटेबल न्यूट्रिएंट मीडियम। प्लांट टिश्यू कल्चर की जो बेसिक मेथड है, सबसे पहले तो उसका जो आपको न्यूट्रिएंट मीडियम है वो बनाना है। उसके बाद में आपका एक्सप्लांट का सिलेक्शन करना है, जो आपका कोई भी एक्साइज्ड प्लांट की बड हो सकती है, लीफ हो सकती है, रूट है, वो सीड होनी चाहिए, सीड हो सकता है। फिर उसका एक्सप्लांट का सिलेक्शन करने के बाद में उसका स्टरलाइजेशन करते हैं, और स्टरलाइजेशन आपका सरफेस स्टरलाइजेशन है वो सोडियम हाइपोक्लोराइड के द्वारा कर सकते हैं, मर्क्यूरी क्लोराइड के द्वारा कर सकते हैं, या उसको स्टरलाइड वाटर में वॉश करके कर सकते हैं। फिर इनोकुलेशन। The sterile explant is inoculated on semi-solidified nutrient medium under aseptic condition. जब आप उसका सरफेस स्टरलाइजेशन कर लेते हो, उसके बाद में उसको सॉलिडिफाइड न्यूट्रिएंट मीडिया पे ट्रांसफर कर देते हो। इंक्यूबेशन। आफ्टर इनोकुलेशन, कल्चर्स आर इंक्यूबेटेड एट 25 ± 2 डिग्री सेल्सियस एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी अप टू 5 to 70% फॉर 16 आवर्स ऑफ ए फोटो पीरियड। इंक्यूबेशन हो गया। इंक्यूबेशन के बाद में आपका रीजनरेशन। प्लांट लेट्स रीजनरेटेड आफ्टर ट्रांसफरिंग ए पोर्शन ऑफ कैलस इनटू अनदर मीडियम एंड इंडक्शन ऑफ रूट एंड शूट्स और डायरेक्टली फ्रॉम एक्सप्लांट। जब आप प्लांट्स लेट्स रीजनरेट होते हैं तो उनका आप कैलस को हैं दूसरे मीडियम पे ट्रांसफर करोगे और उसको इंड्यूस करोगे किसके लिए? रूट शूट रीजनरेशन के लिए। अलग अलग मीडिया जो ऑक्सिन और साइटोकिनिन हार्मोन हैं उनका अलग अलग रेशियो प्रोवाइड करके। फिर उसके बाद में जब आप रूट शूट डेवलपमेंट हो जाती है तो उसकी हार्डनिंग की जाती है। इट इज़ द ग्रेजुअल एक्सपोजर ऑफ प्लांटलेट्स फॉर एक्लेमेटाइजेशन टू एनवायरमेंटल कंडीशन। जब वो हार्डनिंग का मतलब होता है कि आपने जो इनविट्रो ग्रो किया है उस प्लांट को नेचुरल एनवायरनमेंट में एक्लेमेटाइजेशन करवाना, क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट और नेचुरल एनवायरनमेंट बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो उसको धीरे धीरे हैं वो नेचुरल एनवायरनमेंट के प्रति एक्लेमेटाइज करवाया जाता है। एक्लेमेटाइज हो जाता है फिर उसका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। प्लांट ट्रांसफ़र। प्लांटलेट आर ट्रांसफर टू ग्रीन हाउस और फील्ड कंडीशंस। देखिए ये आपका मेथड है जो कि आप पहले एक्सप्लांट लिया, सिलेक्शन किया, फिर उसको वॉश किया, फिर उसको स्टरल किया, स्टरल करने के बाद में उसको एमएस मीडियम पे ट्रांसफ़र किया, एमएस मीडियम पे ट्रांसफ़र और इनोकुलेशन करने के बाद में आपका इंक्यूबेशन किया। इंक्यूबेशन के बाद में उसमें आपके केलस डेवलप हो गया। केलस डेवलप होने के बाद में आपने उसमें सब कल्चरिंग की और रूट और शूट इंडक्शन के लिए उसको दूसरे मीडिया में ट्रांसफ़र कर दिया। रूट और शूट इंडक्शन होने के बाद में आप उसको हार्डनिंग के लिए हैं वो ग्रीन हाउस या पॉली हाउस में ट्रांसफ़र करते हो। पॉली हाउस में जब वो एक्लेमेटाइज हो जाता है तो फिर उसको
फील्ड में ट्रांसफ़र कर देते हो। तो ये मेथडोलॉजी है। थैंक यू।